Assalamu alaikum, everyone. This is Sir Sibur Rahman, your IELTS instructor. And in today's class, we are focusing on IELTS academic reading book 11 test 1। और आपसे वादा है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते 8 हफ्ते, तो मेरे साथ आप 8 किताबें इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक बुक को फॉलो करता हूँ। अब 11 से मेरा ये सफर स्टार्ट हुआ है, अगले 8 हफ्तों के अंदर ये सफर मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। आज का जो टॉपिक है वो है आपके सामने ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, जो आपके पेपर में आता है। और मैंने एकेडमिक के ऊपर एक रिसर्च कर रखी है जो जनरल वालों के ऊपर भी काम आ गई है। अभी हम लोगों ने जनरल के सेशन को कंडक्ट किया था, तो हमने वही थीम अप्लाई करी, वही रिसर्च अप्लाई करी। कौन सी रिसर्च? जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि देखो, जब ट्रू फॉल्स की बात होती है ना, ट्रू और फॉल्स की, तो उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको लाजमी मिलेंगे। और उससे जो रिलेटेड वर्ड्स है वो लाजमी तौर पे कोई सब्जेक्ट होगा और कोई वर्ब होगा। आज के सेशन में भी हम इसी बात को नोट करते हुए चलेंगे कि अगर ट्रू फॉल्स होगा तो उससे रिलेटेड वर्ड्स मिलेंगे, और वो कौन से वर्ड होंगे? सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कोई फ्रेज मिल जाता है, जैसे कोई प्रपोजिशनल फ्रेज या कोई नाउन फ्रेज, आप उसको देख करके जवाब का अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कह सकते सर ये ट्रू है, ये फॉल्स है। मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा। अभी आप खुद इस बात का फैसला करेंगे कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है और ये नॉट गिवन है। अभी आप खुद देख लीजिएगा, ये आप फैसला खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा। देखो, यहाँ पर जो आपके पास सबसे पहली चीज देखो बेटा, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव रिसेंटली चेंज। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पता है क्या है? चेंज्ड। ये जो वर्ब है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जब मैं यहां पर देखता हूं मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग, दिस इज अ नाउन फ्रेज। जब मैं यहां देखता हूं द अर्थ पॉपुलेशन, दिस इज अगेन अ नाउन फ्रेज। कहीं पर अगर वो मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिंग भी लिखते हैं, वो द अर्थ पॉपुलेशन भी लिखते हैं, मैं फिर भी ये नहीं कहूंगा कि ये ट्रू है, ये फॉल्स है, या ये नॉट गिवन है। और अगर सिर्फ ये लिखा हुआ मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग, सो इसका मतलब उन्होंने मेरी बात नहीं लिखी। उन्होंने, जब तक मुझे प्रेजेंट परफेक्ट नजर ना आ जाए, मुझे चेंज जो होती हुई बात नजर ना आ जाए, मैं अपने सवाल का जवाब नहीं दो फाइनल करूंगा। आपके ऊपर ही देखिएगा, पैसेज आपके सामने है, ठीक है ना। बाय द ईयर 2050 आपको कीवर्ड पहला टकरा गया। अच्छा, अब देखो बच्चों की आदत, सर जी मिल गया, मिल गया सर, अर्थ पॉपुलेशन हो रहा है सर, मेथड्स किधर है? कहाँ लिखा हुआ है मेथड्स? सर देखिए ह्यूमन पॉपुलेशन, सर देखिए पॉपुलेशन का वर्ड भी है। मुझे ये बता दो कि कहाँ पर लिखा हुआ है हैव रिसेंटली चेंज। चेंज का वर्ड तुम किससे मैच करोगे? देख लो, आओ पढ़ते इत्मीनान से पढ़ते, पूरा पढ़ते हैं। बाय द ईयर 2050 नियरली 80% of earth population will live in urban center. Applying the most conservative estimates to current demographic trends, the human population will increase by about 3 billions by then. An estimate 9 hectares of new land, 20% large, will be needed to grow enough food to feed them. If traditional farming methods, ये जिलेहोबा, इसको कह रही हैं आप? निशा, मेथड्स ये वाला कह रही है बेटा, ये फार्मिंग मेथड्स की बात हो रही है। वहां पर अर्थ की पॉपुलेशन की प्रिडिक्टिंग की मेथड्स की बात हुई थी। और जो डेमोग्राफिक्स कह रही है, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, एस्टिमेट्स टू करंट डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स और मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग, दैट्स अ एंटायरली डिफरेंट थिंग बेटा। बिल्कुल अलग अलग चीज है। मेथड्स और ट्रेंड्स बोथ आर डिफरेंट। और वो फिर दूसरी बात लाओ, प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्शन, कोई ऐसा वर्ड तो लाओ जो प्रिडिक्टिंग से मैच हो जाए। पहुंच गए ना, दूर 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 तक कोई ऐसा वर्ड आपको कहीं टकरा रहा है यार? कहीं पे भी नहीं टकरा रहा। अब खुद जवाब दे दोगे।
पूनम कौन सी बात मिल, देखो बेटा यही बात समझनी है आपको। क्या यहाँ पर वर्ब मिल गया आपका? जब आपको आपका वर्ब ही नहीं मिला तो आपने इसको कैसे कह दिया ये ट्रू है या फॉल्स? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी नजर में होती है ट्रू फॉल्स का फैसला करने में, वो आपका वर्ब होता है। हैव रिसेंटली चेंज, ये तो कहीं पे भी नहीं है। आगे चलिए। ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। ठीक है, बस अब ज्यादा तुक्के मत जाओ, गहराई में मत जाओ, नहीं है। अब आ जाइए। मेथड्स, human beings are responsible for some of the destruction। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जरा समझिएगा। इसमें कोई ऐसा वर्ड आपको नजर आ रहा है जिसमें आप कहते हैं सर दिस इज एक्चुअली डिस्ट्रक्शन, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड? At present, throughout the world, 80% of the land is suitable for raising crops। यानी के फूड प्रोड्यूसिंग लैंड को कैसे लिखा है इसने? 80% ऑफ द लैंड इज suitable फॉर रेजिंग क्रॉप्स। फूड प्रोड्यूसिंग लैंड इज इन यूज। ठीक है, तारीख गवाह है और ये बताती है 50% ऑफ दैट हैज बीन लैंड वेस्ट, यानी कि बर्बाद हो गया है। वेस्ट और डिस्ट्रक्शन बोथ आर सिनोनिम। डिस्ट्रक्शन एंड वेस्ट बोथ आर सिनोनिम। और जब वो सम लिखता है तो सम से मुराद क्या है? 15%। कौन जिम्मेदार है? बाय पुअर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट किसके हाथ में होती है? अब आपने ये बात देखी, पुअर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑब्वियसली इंसानों के हाथ में। डिस्ट्रक्शन, some of the destruction, some rather 15% of the destruction to producing land because of humans। जवाब क्या देंगे? एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। आगे चलिए। अब आपके पास है अच्छा, मैं इसी स्क्रीन पर हूं। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मैं स्क्रीन पूरी आपके सामने रखी है। अभी आप ये देखिए कि आप कह रहे थे सर ने 1 to 7 है, लेकिन सर तो ढूंढ रहे हैं 8 और 9 मिल गया हमें। किसी किताब में ये नहीं लिखा होता कि पहले आपको 1 to 7 मिलेगा। ये आपको खुद समझना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पहले आपको कौन से जवाब मिलेंगे, और ये कहलाती है आंसर ट्रैकिंग। अभी आप वहां देखें, नीचे लिखा हुआ है वर्टिकल फार्म्स, और वहां क्या लिखा हुआ है? इंडोर फार्मिंग। ऊपर हेडिंग देखिएगा। अब यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है? इंडोर फार्मिंग। आगे इंडोर फार्मिंग का जिक्र। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडोर फार्मिंग इज नॉट न्यू। और यहां पर चाहिए मुझे सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर। फूड प्लांट का मतलब ये होता है वो पौधे जो हम लोग खाते हैं। आइए देखते हैं इसमें खाने वाले पौधे कौन से आ रहे हैं। The concept of indoor farming is not new, since dash house production of tomatoes and other produce has been in vogue for some time, are already grown indoors। कौन सा पौधा है बताइए वो? पहुंच जाइए जवाब पर। फूड प्लांट, जैसी आप ये देखो, ये एनालॉजी होती है। जैसी फूड प्लांट का वर्ड आपके पास आया, आपको इस बात के बारे में सोचना था कि खाने वाले पौधे कौन से होते हैं, फूड प्लांट्स। अच्छा, अब वहां देखो, वहां लिखा हुआ है वर्टिकल फार्म्स। ठीक है, यहां पर भी देखो लिखा हुआ है वर्टिकल फार्म्स। यानी कि अब तुम्हें आंखें, एकेडमिक रीडिंग क्यों चैलेंजिंग थोड़ी सी होती है, अब दोनों जगह पर नजर रखनी है कि ये वाली बात आने वाली है या ये वो वाली बात। यहां पर मैं इस बात को सिर्फ पढ़ के दिमाग में सेव कर रहा हूं,
द क्रॉप्स प्रोड्यूस इन वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन सीजन। ये बात मैंने पढ़ ली। यहाँ लिखा हुआ है वर्टिकल फार्म्स वुड बी लोकेटेड इन, मुझे लोकेशन बतानी है, पढ़िए। कहता है बिल्डिंग इन विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन एनवायरमेंटली कंट्रोल कंडीशंस सिचुएटेड इन, बराबर है किसके? मैंने आपसे कहा था डैश से पहले वाला फ्रेज बदल जाता है। मेरी बात सच हो गई? मेरी बात सच हो गई? डैश से वाला पहले वाला फ्रेज बदल जाता है। सिचुएटेड इन, दो वर्ड्स लिखने की इजाजत है, तो क्या जवाब लिखेंगे? अर्बन सेंटर्स। अर्बन सेंटर्स, सिचुएटेड इन, लोकेटेड इन। अब नीचे देखो, यहां पर अब मुझे एक ऐसा वर्ड मिल गया जो लिखा हुआ है मीथेन। अब मैं, या तो आप तुम चाहो तो मीथेन को तलाश कर लो पहले, वरना मेरा मशवरा ये है कि पढ़ते हुए चले जाओ, जब मीथेन आएगा तो तुम तीसरी ब्लैंक पर आओगे। आबिदा, जवाब है लोकेटेड इन अर्बन सेंटर, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ अर्बन सेंटर, सिचुएटेड इन, लोकेटेड इन। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। वर्टिकल फार्म्स वुड नीड टू be efficient, cheap to construct, and safe to operate. If successfully implemented, dash vertical farm offer the promise of urban renewal, sustainable production of safe, varied food supply through year around all the crops. पूरे साल आपको क्रॉप्स मिलेगी, थ्रू ईयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप्स। बताइए। वो कहते हैं द क्रॉप्स प्रोड्यूस इन वर्टिकल फार्म विल डिपेंड ऑन सीजन। क्या ये सीजन पे डिपेंड करेगी? वो तो कह रहे हैं भाई 12 महीने आपको हर सब्जी मिलेगी, खाते रहो। इट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। इट टुक ह्यूमंस 100 ईयर्स। अच्छा, अगली बात देखो क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट चेंज। अब मेरे लिए मीथेन और क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं क्लाइमेट चेंज का वर्ड मुझे नजर आ जाए। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज नजर आपको को नहीं आया? अगले सफे पे पलटिएगा, ऊपर देखें कहीं पर क्लाइमेट देखें। मैं कह रहा था ना क्लाइमेट चेंज, मैंने उस वर्ड को पहले पकड़ लिया। मैंने आपसे ये बात कही है कि जो बात ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में लिखी होती है उसके वर्ड्स मैच करते हैं। अब मैं इस बात को पूरा पढ़ूंगा, क्या कह रहा है वो। अब मैं बात को पढ़ रहा हूँ। सम डैमेज टू फूड क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। कुछ डैमेज जो देखा जाता है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। कहता है however more often than not now due to rapidly climate change, that is not what happens. Massive floods, hurricanes and severe monsoon take their toll each year, destroying billions of tons of valuable crops. तो बताइए, कुछ डैमेज क्रॉप्स का क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? होता है ना, बिल्कुल होता है। ठीक है ना, चलिए। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। क्लाइमेट चेंज का मतलब मानसून की बारिशें, हरिकेन्स, ड्रॉट्स का मतलब खुशहाली, फ्लड, सैलाब वगैरह वगैरह। वो फर्टिलाइजर विल बी नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फार्म। अब मैं फर्टिलाइजर का वर्ड को ढूंढ रहा हूँ। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, देखो ये एक ऐसा वर्ड होता है जो अगर मेरी आंखों को दिख गया तो मैं अपने जवाब पर शायद पहुंच जाऊंगा। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ये रहा फर्टिलाइजर। अब मैंने उस बात को पूरा पढ़ता हूँ। फर्टिलाइजर विल बी नीडेड फॉर सर्टेन क्रॉप्स इन वर्टिकल फॉर्म्स। आइए, कहते हैं ऑल द फूड कुड बी ग्रोन ऑर्गेनिकली एलिमिनेटिंग द नीड, एलिमिनेटिंग, एलिमिनेटिंग का मतलब, एलिमिनेटिंग का मतलब समझते ना, एलिमिनेटिंग द नीड फॉर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसकी, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर। वो कह रहा है विल बी नीडेड, वो कह रहा है एलिमिनेटेड, वो कह रहा है नीडेड। तो ये जवाब आपका क्या हो गया भाई? एकदम आपका फॉल्स हो गया। हो गया नहीं हो गया? आराम से दिमाग में बात चली गई।
Vertical farming will make plants less likely to be affected by infectious diseases. Less likely to be affected by सुंडी मार स्प्रे नहीं होगा क्योंकि सुंडियों का हमला नहीं होगा. ऐसा ही है. The system would greatly reduce the incidence of many infectious diseases. Reduce will less likely to be affected by infectious diseases. ये बात ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से बता दीजिए. इट इज एब्सोल्युटली ट्रू. अभी तक आपके सामने मीथेन का वर्ड आया. अब देखिए आ गया खुद ब खुद मीथेन. आ गया ना. मैंने कहा था ना ऐसे वर्ड पकड़ा करो पेपर अपने सेंटेंस में जो बदल नहीं सकते. मीथेन बदल नहीं सकता. अब वो कहता है वर्टिकल फार्म कुड यूज मीथेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स टू प्रोड्यूस. अब वो इससे क्या प्रोड्यूस करेंगे देखें. कहता है ऑल्दो द सिस्टम वुड कंज्यूम एनर्जी इट वुड रिटर्न एनर्जी टू द ग्रिड वाया मीथेन. मीथेन से क्या बना रहे हैं ये लोग? हलवा. जवाब. प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं? रिटर्न क्या कर रहे हैं? फरजाना क्लास में है. एनर्जी. इकरा वेरी गुड. आप लोग जवाब लिखा करें मुझे पता चलता है कौन कौन क्लास में मौजूद है. ठीक है ना. अपनी मौजूदगी का एहसास आप लोग क्लास में दिला दिया करें. तो बाद में मैसेज आते हैं हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो भाई जब क्लास में तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं आ रहा तो मैं फिर बिल्कुल इग्नोर कर देता हूँ. पहले क्लास में जवाब तो दो. यहाँ लिखो तो समझ नहीं आ रहा. क्लास में मुंह में लड्डू रख के बैठ जाते हैं. भाई बताओ तो नहीं आ रहा समझ तो हम फिर शायद कुछ करें जादू. कुछ पढ़ना पढ़ाना शुरू करें यहाँ से तो वह समझ आएगा सारा. वेरी गुड. चले. द कंजम्पशन ऑफ डैश वुड बी कट. अब देखो कट हो जाएगी. कट क्या चीज कट हो रही है वहां खुद जाओ. किस चीज की कंजम्पशन कट हो रही है? आखिर की 3 लाइनें पढ़ के जवाब लेकर आओ. इट वुड ऑल्सो ड्रामेटिकली रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूज. यूज का मतलब क्या होता है? यूज का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन इस्तेमाल. द कंजम्पशन ऑफ डैश वुड बी कट. वुड बी कट का मतलब वुड बी रिड्यूस. रिड्यूस क्या? किस चीज की का इस्तेमाल. अब देखो ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो तुम अपने पास नोट किया करो. यूज इज इक्वल टू कंज्यूम. यूज का नाउन लिख दिया उन्होंने कंजम्पशन. फॉसिल फ्यूल यूज यहाँ पर भी यूज को उन्होंने नाउन के एतबार से इस्तेमाल किया. ठीक है ना. द कंजम्पशन ऑफ द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. आगे चलिए. अब लाइट इज अ डिसएडवांटेज. द फैक्ट द वर्टिकल फॉर्म वुड बी डिसएडवांटेज. अच्छा डिसएडवांटेज के लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया इन्होंने. वो दूसरा वर्ड क्या है? ड्रॉबैक. सबको पता होगा डिसएडवांटेज का दूसरा वर्ड ड्रॉबैक. अब देखो वहां पर कहता है वुड नीड लाइट इज अ डिसएडवांटेज. 3 लाइनें पढ़ के जवाब ले आओ. लोग कहते मेरे साथ करते तो जवाब आ जाते. भाई देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैं तो तुमसे कह रहा हूँ 3 लाइनें पढ़ो जवाब लेकर आओ. वेरी गुड. वेरी गुड मिसेस फैसल. वेरी गुड पूनम. बस पढ़ने का तरीका होता है. तुम लोग बहुत तेजी से पढ़ते हुए निकल जाते हो. तुम्हारी आंखों से वर्ड्स निकल जाते हैं. फिर तुम कहते हो है अल्लाह मिल ही नहीं रहा. आर्टिफिशियल लाइट. बस ये कि मैं तुम लोगों को रोक के रखता हूँ. आर्टिफिशियल लाइट. अच्छा अब देखो कॉमन सेंस यूज करो. तुम्हारा पेपर होगा 20 मिनट का पैसेज 1 और तुम्हें टाइम बचाना है. अब तुम खुद देखो कितना ज्यादा बड़ा पैसेज और सिर्फ 2 नंबर का सवाल बाकी रह गया. तो तुम्हें स्मार्ट रीडिंग करने की जरूरत है. आंखें खोल कर देखो. अभी रीड नहीं करना. सिर्फ आंखें खोल के देखो और वन फॉर्म को मैच करो. तो बताओ ये वन फॉर्म दोनों पैराग्राफ को देखो. पहला पहला वर्ड चेक करो. तुम फौरन बोलोगे सर एक्सक्यूज मी वन फॉर्म इज इक्वल टू वन वेरिएशन. पढ़ने की जरूरत नहीं होती. आंखों को थोड़ा सा इस्तेमाल किया करो. जैसे पेपर में इधर उधर झांकते हो ना. अब जरा खुद ही करना होगा. पेपर बराबर वाला इतना दूर बैठा होगा कि तुम्हारी कॉपी पे कोई नजर नहीं जाएगी. तो कोई आसरा नहीं है बेटा. याद रखना नकल का कोई आसरा नहीं है. अच्छा अब देखो डैश से पहले इन लिखा हुआ है. पहुंच जाओ पकड़ लो इनको. जिसने प्रेपोजिशन की टेक्निक को याद रखा वो फौरन जवाब पर पहुंच जाएगा. पहुंच गई. वेरी गुड इनाम. वेरी गुड. पूरा 2 वर्ड्स लिखने की इजाजत है तो 2 वर्ड्स लिख दो ना बेटा. पूरा क्यों परेशान हो रही हो. पूरा वर्ड लिख दो.
टेंशन नहीं लो, स्टैक ट्रेज, इन स्टैक ट्रेज। अच्छा अब देखो दूसरा वर्ड लिखा हुआ है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि डैश से पहले अगर प्रपोजिशन है तो वो नहीं बदलता, लेकिन यहां लिखा हुआ है विल बी ग्रोन। विल बी ग्रोन फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर सिंपल है। द मोस्ट प्रोबेबली डेवलपमेंट इन दैट इज दैट फूड विल बी ग्रोन, तो फ्यूचर सिंपल पर नजर रखो। उसके बाद लिखता है इन टाउन्स एंड सिटीज। ये टाउन्स और सिटीज को किसी और स्टाइल से बोल सकता है, और आप लोगों को वो वोकैबुलरी आती है, आज के सेशन में आपने उसको देखा है। टाउन्स और सिटीज को सबसे आखिर में चले जाओ, टाउन्स और सिटीज की जगह कौन से वर्ड को इस्तेमाल करोगे तुम लोग? टाउन्स और सिटीज की जगह पर कौन से वर्ड को इस्तेमाल करोगे? टाउन्स और सिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, एक वर्ड में बंद कर दो, ये वोकैबुलरी है। वेरी गुड, अर्बन। अरे स्काई स्क्रैपर्स कहां से आ गया? टाउन्स और सिटीज को हम अर्बन एरियाज कहते हैं। तुमने अर्बन का वर्ड पकड़ लिया, अब तुम ऑन को पकड़ लो अर्बन से पहले, क्योंकि तुम्हें जो वर्ड चाहिए वो उससे पहले ऑन होगा। तो अर्बन का वर्ड किससे मैच किया? टाउन्स एंड सिटीज से। मानते हो सर की बात है? ये वोकैबुलरी है, ये है गेम आपका आइल्स रीडिंग का। ऐसे पकड़ते हैं जवाब, रीड नहीं करना होता कभी कभार। समटाइम्स यू हैव टू लुक एट योर वर्ड्स। टाउन्स और सिटीज, सर ने कहा है कि टाउन्स और सिटीज को वो नहीं लिखेगा, डैश के बाद वाला वर्ड डैश से पहले वाले वर्ड को चेंज करता है। वहां पर देखो फ्यूचर सिंपल है, विल सिंपली यूज द स्पेस अवेलेबल, तो वहां पर भी था विल बी ग्रोन, तो जवाब मिल गया आपको रूफ टॉप्स। दिस इज हाउ यू सेव्ड योर टाइम। और आपने जो सवाल शुरू किया था पता नहीं कितने बजे, आपने बहरहाल उसको 9:30 में निपटा दिया। अब 1 मिनट आपके पास आंसर ट्रांसफर करने के लिए होता है, उसके बाद फिर आप अपने अगले सवाल पे शिफ्ट कर जाते हैं। अब आपके पास मैरी आ गई है, मैरी रोज। अब ओहो, अब मैं दुआ करता हूँ ऐसे सवाल आप ना आया करें। 3 सवाल दे दिए, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन भी दे दिया, 5 6 7 8 भी दे दिया, और फिर एक तस्वीर भी दे दी। आजकल मैंने देखा है तस्वीर वाले सवालात आ रहे हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है। अभी जब आप देखेंगे तो आपकी मुश्किल खुद ब खुद आसान हो जाएगी। आइए सबसे पहले सर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं इसकी टेक्निक सिखा दूं। देखो जब ईयर्स लिखे हो ना तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि ईयर्स लिखे हुए। यहाँ पर 1836 लिखा हुआ है, आपको बताना है कौन सी चीज कौन से साल में हुई। तो ये बातें शुरू कहां से की है इन्होंने? 1836 से। तो यानी कि यहां से क्या मिलेगा नहीं पता, यहां से आपको मिलेंगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। ये अलेक्जेंडर मैक्यू का नाम कहाँ लिखा हुआ है? अलेक्जेंडर मैक्यू, तो अलेक्जेंडर मैक्यू का नाम तो यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि बहुत ज्यादा इस पेज के एंड तक आपको सारे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिल जाएंगे। अगर आप 1836 देखें तो ये लिखा हुआ, 1840 को अगर आप देखें 1840 ये रहा, अगर 1965 देखें तो 1965 भी आपको यहीं पर मिल जाता है। तो हमें देखना होगा कि इन सालों में जो ऊपर बातें लिखी है वो हुई या नहीं हुई। तो अब सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने की टेक्निक होती है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप, क्योंकि अभी आपको 5 6 7 8 अभी आप नहीं स्टार्ट कर रहे, आप 1 और 2 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 19 जुलाई 1545, तो 19 जुलाई 1545 तो यहीं पर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। हाय अल्लाह, बिल्कुल ही शुरू में चिपका दिया। चलिए पहले 2 स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए। कहता है देयर इज सम डाउट अबाउट व्हाट कॉज द मैरी रोज टू थिंक। हमें कुछ शक है कि मैरी के साथ क्या हुआ, किसने उसको डिबोया, क्या हुआ। मैरी पूरा रोज है, जहाज है, शिप है, आप कुछ और मत समझ बैठिएगा। मैरी के साथ क्या हुआ, डूब गई या किसी ने डिबो दिया, उस पर वजन ज्यादा हो गया था, किसी ने हमला कर दिया था, या कोई लूट कर ले गया, कोई पायरेट्स ले गए, क्या हुआ, ये इसके ऊपर डाउट है। अभी हम पढ़ते हैं पैराग्राफ को। द मैरी रोज वॉज द ओनली शिप टू सिंक इन द बैटल 19 जुलाई 1545। मैरी रोज जो एक वाहिद शिप थी, एक वाहिद शिप थी जो डूब गई। कहाँ डूब गई भाई? वो जो डूब गई 19 जुलाई
1545 में। ये बातें आपने बहुत अच्छे से दो बातों को पढ़ लिया, बस दो ही बातें पढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन में, और उसके बाद आप रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। आपका टाइम हुआ है 9:33। देखते हैं आप ये वाला पैसेज कितनी देर में निपटाते हैं। On 19 July 1545, English and French engaged sea battle coast South England area water called Solent postmarked among English vessel warship named Mary Rose. ऐसे पढ़ना है पेपर में भी। Built Portsmouth 35 year had a long successful fighting was favorite accounts of what happened। मैंने आपसे कहा है what happened, what caused, what happened, what caused, what happened, what happened to the ship very। इसका मतलब कुछ कुछ कहता है while witness agree that she was not hit। जो चश्मदीद गवाह है वो कहते हैं उसको किसी ने उस पर हमला नहीं किया था, फ्रेंच ने। कुछ कहते हैं she was outdated, कुछ कहते हैं कि भाई वो जो है वो पुराने वक्तों की हो गई थी, आउटडेटेड हो गई थी, ओवरलैडेड, बहुत ज्यादा वजन था, sailing too low in the water, others that was mishandled by undisciplined crew, अमला बहुत बदतमीज था। What is undisputed? आप बताइए, पहले तो इसका जवाब दे दीजिए। There is some doubt, डाउट है क्या हुआ मैरी के साथ। What happened to the ship Very? Very का मतलब यही है ना, that there is a doubt। बिल्कुल है, तो it is absolutely true। ठीक है ना। अब जब आपको एक जवाब मिल जाए तो फिर आप दूसरा स्टेटमेंट भी पढ़ लिया करें। मोस्ट ऑफ वन साइड ऑफ द मैरी रोज ले अनडैमेज अंडर द सी। एक हिस्सा जो मैरी रोज का था वो बिल्कुल भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, देखते हैं, आगे चले। कहता है after the battle attempts were made to recover the ship, but these failed. The Mary Rose came to the rest on the seabed, lying on her starboard right side at an angle of approximately 60 degrees. The hull, the body of the ship, acted as a trap for the sand and mud carried by solid currents. As a result, the starboard side filled rapidly, leaving the exposed left side to eroded by marine organism and mechanical degradation. Because of the way जिस तरह से ये जहाज डूबा, nearly all of the starboard half survived. Most of one side of the Mary Rose lay undamaged, survived। तो आपने इसका जवाब क्या दे दिया सर जी? ये बात तो ट्रू लिखी है, एब्सोल्युटली ट्रू। सर 2 का जवाब आपने नहीं बताया, दैट्स नॉट गिवन। ऐसी कोई बात हमें नहीं मिली। तो बताइए 4 का जवाब आंखें बंद करके क्या लिखेंगे? पेपर में एक ट्रू जरूर होता है, एक फॉल्स जरूर होता है, एक नॉट गिवन जरूर होता है, और ठग से बगैर पढ़े सर की टेक्निक को फॉलो करना है। बशर्त ये कि आप अपने इन 3 जवाबात पर आपको पूरा पूरा यकीन हो, तो चौथा जवाब आपका फॉल्स ही होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो फिर आप जो मैंने नीचे अंडरलाइन किया है आप उसको जा करके पढ़ लीजिएगा, तो फिर आप फैसला कर लेंगे यस सर इट इज फॉल्स। ठीक है ना। चलिए आगे चलिए। अब 1836 आ गया। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है? आप पहले ये चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ लीजिए, इसमें से की पॉइंट्स निकाल लीजिए। सर सेकंड समझने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो डाटा नहीं मिला। ओनली शिप सैंक इन द बैटल, ये एक वाहिद जहाज था जो डूबा। कहीं लिखा हुआ है दूर दूर तक? ऐसे तो कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती तो दैट्स नॉट गिवन, तो आप उसका जवाब लिखते हैं नॉट गिवन। A search for the Mary Rose was launched। बताइए ये कौन से साल में शुरू हुआ? one person exploration of the Mary Rose side stopped. It was agreed that the hull of the Mary Rose should be raised. The side of the Mary Rose was found by chance। आपने 4 बातों को पढ़ना है, और 4 बातों को पढ़ने के बाद बेटा जिस बात को आपको पढ़ना होता है ना जिलेबा, वो आप नहीं देख रही हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? मैं हमेशा कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है आपका वर्ब। वॉज द ओनली शिप टू सिंक इन द बैटल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके आगे पीछे कुछ भी लिखा हो,
बैटल लिखा हो, कुछ भी लिखा हो बेटा, वो नहीं मिलेगा तो फिर आपके लिए कुछ भी लिखा हो। अब जैसे 19 जुलाई 1545 को लिखा हुआ है, मैरी रोज भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बात कहीं भी लिखी है? नहीं लिखी। वर्ब को फॉलो करना है बेटा, वर्ब को। और उसके बाद ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ओनली शिप, डूबे तो बहुत से जहाज होंगे, लेकिन कहीं ये फिर भी लिखा हुआ है कि यही जहाज डूबा। उसको तो यही नहीं पता कि उस गरीब के साथ हुआ क्या, डूबा के डुबाया गया। ठीक है ना बेटा? चले, अ सर्च फॉर द मैरी रोज वॉज लॉन्च्ड। ये कहाँ हुआ, कौन से ईयर में हुआ? अब 1 पर्सन एक्सप्लोरेशन ऑफ द साइड स्टॉप, एक इंसान था डुबकियां मार रहा था, चीजें निकाल रहा था। जब लोगों को पता चला, गवर्नमेंट को, तो उस पर पाबंदी लगा दी, भाई अब आप डुबकियां मारना बंद कर दें, अब हम निकालेंगे चीजें। इट वॉज अग्रीड दैट द हल ऑफ द मैरी रोज शुड बी रेज्ड, और अब इस बात पे रजामंदी जाहिर की गई कि अब जो हल है उसको निकाला जाएगा। द साइड ऑफ द मैरी रोज वॉज फाउंड बाय चांस, इत्तेफाक से मैरी रोज का पता चला, इत्तेफाक से। ऐसा कब हुआ, आइए देखते हैं। Then on June 1836, some fishermen in the Solent found that their equipment was caught on underwater obstruction. मच्छियां मार रहे थे और उनका जो इंस्ट्रूमेंट था वो कहीं जाकर फंस गया। और फिर जब उन्होंने निकालने की कोशिश की, अंदर डुबकी मारी, विच टर्न आउट टू बी द मैरी रोज। ले भाई, उस एक को मैरी का हाथ में लिया। कब बताइए? 1836 में क्या हुआ? द साइड ऑफ द मैरी रोज वॉज फाउंड बाय चांस। अब जवाब क्या लिखेंगे? अब जवाब आप लिखेंगे, अब देखिए जवाब लिखने का भी स्टाइल है। आप बताइए, 8 का जवाब आपने क्या लिखना है? 1836 में ये हुआ, तो आपने ए लिख दिया, 8 का ए। सही है। अब आ जाओ 1840 पर। 1840 ये रहा। टीन, ये कोई बंदा है, ऊपर भी लिखा हुआ है डीन। Dean dived down and found the equipment caught on a timber, slightly from the seabed. Exploring further, he uncovered several other timbers and a bronze gun. उसके बाद तो मजे लग गए, वो छलांगे डुबकियां मारता रहा ऑन साइट, अंटिल, कब तक? जब गवर्नमेंट को पता चला। Recovering some more guns, 2 bows, various timber, part of a pump and various other small finds. तो बताइए, इनकी डुबकियां लगाना कब बंद हो गई? अंटिल का मतलब होता है इस साल तक इन्होंने डुबकियां मारी, उसके बाद इन्होंने डुबकी नहीं मारी क्योंकि पाबंदी लग गई थी। तो इसका मतलब है 1 पर्सन एक्सप्लोरेशन ऑफ द मैरी रोज साइड स्टॉप्ड। ये इसका जवाब आपने क्या लिख दिया? बी। सही है भाई। आगे चलिए। द मैरी रोज देन फेडेड इनटू ऑब्सक्योरिटी फॉर अनदर 100 years। फिर उसके बाद फिर किसी को याद आई इन 1965। 1965 आ गया, क्या हुआ? Military historian, the amateur diver Alexander McHugh, in conjunction with the British Sub Aqua Club, initiated a project called Solid Ships. पेपर के ऊपर तो दिस वाज अ प्लान एग्जामिन अ नंबर ऑफ नोन रैक्स इन सॉलिड, लेकिन इस इंसान के व्हाट मैक्यू इसके दिमाग में क्या चल रहा था? रियली होप फॉर वॉस टू फाइंड द मैरी रोज। इसके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये क्या ढूंढ के लेकर आएगा? इसके दिमाग में क्या था, बताइए? इसके दिमाग में क्या था? व्हाट मैक्यू वॉज रियली होप फॉर वॉस टू फाइंड द मैरी रोज। अब ये सोच रहा था कि ये मैरी रोज को ढूंढ लेगा, तो ऐसा कब हुआ बताइए? सर्च फॉर द मैरी रोज वॉज लॉन्च, कौन से ईयर में तलाश शुरू हुई दोबारा? मैक्यू ने काम शुरू कब किया? 1965। ऐसी कोई बात लिखी है? बिल्कुल लिखी है, 5 पे देखिए, अ सर्च फॉर द मैरी रोज वॉज लॉन्च्ड। ठीक है, अब आपके पास रह गया इट वॉज अग्रीड दैट द हल ऑफ द मैरी रोज शुड बी रेज्ड। तो अब आपके लिए कीवर्ड्स क्या है? अग्रीड, हल, रेज्ड, ये 3 वर्ड्स। आइए हुल पे चलते हैं। हुल, 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 हुल। देखिए कहीं पर नजर आ रहा है हुल? यहाँ पर देखिए बहुत सारे हुल नजर आ रहे हैं आपको।
although an excavation in 1917 had shown that it might be possible to raise the hull. While the original aim was to raise the hull, if at all feasible, the operation was not given the go-ahead until January 1982. Until का मतलब इस साल तक इजाजत नहीं मिली थी, तो मतलब कब मिली? 1982 से पहले पहले नहीं मिली थी, तो फिर इजाजत कब मिली? देखो 1982 के बाद कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो 1982 के बाद ही आपको इजाजत मिली। तो आप बताइए इजाजत कब मिली? 1982। तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, ठीक है ना? उसके बाद तो सब खत्म हो गया भाई। चले, लिखा है ना, until January 1982 when all the necessary information was available। अब आपके पास बचा है ये वाला पैराग्राफ और ये वाली तस्वीर। बहुत ही हलवा है, सिर्फ जो वर्ड्स लिखे हुए उसको फॉलो करना है। देखो यहाँ पर लिखा है वायर्स, मुझे बताओ वायर्स का लिखा हुआ है? जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चलते रहो। वायर्स का लिखा हुआ है सर, ये रहा वायर्स। अब जवाब लिख, अब तुम इससे पहले देखो अटैच्ड का वर्ड, और तुम जवाब ले आओगे। देखो सर की बातें हमेशा याद रखा करो। पिक्चर आई, सबसे हलवा है, बच्चा टेंशन ले रहा है और पिक्चर आ गई। पिक्चर तो भाई उसमें वर्ड्स उन्होंने हलवा कर दिया। जवाब ले आई, देखे हंसते खेलते ले आई जवाब। आपने वायर्स देखा और वायर से पहले अटैच को देखो और अटैच के दरमियान में देखो, तुम्हारा जवाब आ जाएगा। अरे बाबू क्या करते हो, कैसी क्या जवाब लिखते हो, कैसी? थोड़ा सा दिमाग तो इस्तेमाल करो ना। क्या चीज अटैच हुई हुई है? डैश अटैच टू हुल। द हुल वाज अटैच टू अ लिफ्टिंग फ्रेम। वेरी गुड। अच्छा अब नीचे देखो, तुम्हें जाने कौन कौन से लेग्स लिखा हुआ है। लेग्स का वर्ड पकड़ो पहले। लेग्स 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 लेग्स, मिला लेग्स? नहीं मिला। अच्छा, मड, लाइन के बाद 10 है रही। होल ऑफ शिप और मड, देखो प्रिवेंट और मड। देखो मड का वर्ड यहां मिल गया। प्रिवेंट का मतलब ओवरकम। सक बैक का मतलब प्रिवेंट हर बीइंग सक्ड इनटू मड। पकड़ लिया जवाब? वेरी गुड, एक्सलेंट। मड, मड मिल गया हमें। मड का वर्ड मिल गया ना, मड सक इनटू मड लिखा हुआ है। मड हल being sucked back downwards into mud was overcome by। अब इसको कैसे प्रिवेंट किया गया? हाइड्रोलिक जैक्स, 12 हाइड्रोलिक जैक्स। और आगे लेग्स में आ गया। अब क्रेन का वर्ड पकड़ो, हुक का वर्ड पकड़ो, लेग्स का वर्ड पकड़ो, हुल ऑफ शिप का वर्ड पकड़ो, और उसके बाद लेग्स आर प्लेस्ड इनटू का, इनटू पर पहुंच जाओ, इनटू पर पहुंच जाओ, इनटू। और ये आपकी सेकंड स्टेज है, ये जी सेकंड स्टेज। हुक का वर्ड पकड़ लिया, ये रहा हुक। क्रेन का वर्ड पकड़ लिया, ये रही क्रेन। इसमें इनटू का वर्ड पकड़ लिया, ये रहा एक इनटू। दूसरा इनटू, ये रहा दूसरा इनटू। अब जवाब पर, अब वहां पर देखो लिखा हुआ है लेग्स आर प्लेस्ड इनटू। तो लोकेट द लेग्स इनटू, लोकेट और प्लेस का मतलब एक ही है ना। लोकेट और प्लेस का मतलब एक ही है, सही है? तो जवाब क्या हो गया आपका? स्टैबिंग गाइड्स। उसके बाद लोअर, लोअर का मतलब नीचे कर देना। हल इज लोअर्ड इनटू, लोअर्ड इनटू। किस चीज में लोअर किया गया है इसको? लोकेट द लेग्स इनटू स्टैबिंग गाइड ऑफ लिफ्टिंग क्रैडल। किस चीज में हल इज लोअर्ड इनटू? किस चीज में? लोकेट द लेग्स इनटू स्टैबिंग गाइड्स ऑफ द
लिफ्टिंग क्रैडल, और देखो इसमें लिखा हुआ है द लिफ्टिंग क्रैडल वाज डिजाइन्ड टू फिट द हल यूजिंग आर्कोलॉजिकल सर्वेज ड्राइंग. Hull is lowered into lifting cradle. दोबारा पढ़ो. This require precise positioning to locate the legs into stabbing guides of the lifting cradle. दोनों अल्फाज एक साथ. Hull is lowered into lifting cradle. और dash used an extra protection for the hull. एक्स्ट्रा का मतलब एडिशनल, प्रोटेक्शन का मतलब कुशनिंग. अब क्या चीज इस्तेमाल की गई है? नहीं आबिदा, आप गलत जा रही है. लिफ्टिंग क्रैडल है बेटा. 13 को देखें. एडिशनल प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. या लिखा हुआ है एडिशनल कुशनिंग. तो ये कुशनिंग किस चीज से प्रोवाइड की गई है? किस चीज से प्रोवाइड की गई है? क्या चीज इस्तेमाल की गई है? पूरी बात लिखे, 2 वर्ड्स लिखना है. ईयर बैग्स. ईयर बैग्स. इस सेंटेंस को समझिएगा तो आपको 11 और 12 का जवाब क्लियर होगा. आबिदा और तमकीनत, तमकीना, क्या नाम था? सॉरी, नाम याद, जबानी याद नहीं है अभी. तमकीनत, सॉरी. देखिए बेटा, मैं आपके लिए दोबारा पढ़ रहा हूं. दिस रिक्वायर प्रिसाइज पोजीशनिंग टू लोकेट द, इन्होंने एक ही जवाब सेंटेंस में दोनों बात लिखी है. Locate the legs into the stabbing guides of the lifting cradle. So legs are placed into stabbing guides of the lifting cradle. दोनों को उन्होंने इस्तेमाल कर दिया और वहां पर अलग अलग करके लिख कर दे दिया. ठीक है. और आपने 9:33 में शुरू किया था और 50 में खत्म कर दिया. 17 मिनट में, 1 मिनट में आपने आंसर ट्रांसफर करेंगे. 18 मिनट में मुकम्मल. असाइनमेंट नोट कीजिए अपना. और जवाब मुझे रात 12 बजे से पहले पहले लाजमी दे दीजिएगा. अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ साथ 8 हफ्ते में आप लोगों के 8 बुक्स मुकम्मल हो जाए, ठीक है ना. और जो जल्दी मुकम्मल करना चाहते हो वो रिकॉर्डेड सेशंस देखकर कर सकते हैं. आई डोंट माइंड. ठीक है. द स्टोरी ऑफ द सिल्क हो जाएगा 1 से लेकर 9. फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई टेंशन नहीं है. और नीचे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन. पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगी. कौन कहता है फिल इन द ब्लैंक्स पहले मिलेगी? जी नहीं. गोल्ड वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल ट्रांसपोर्टेड अलोंग द सिल्क रोड. देखो गोल्ड का वर्ड लिखा हुआ है, गोल्ड. अब आप अगर ये सोचते हैं कि पहले मुझे सारी फिल इन द ब्लैंक्स मिल जाएगी तो आप गलत सोच रहे हैं. क्या लिखा हुआ है? 168 एडी. 168 एडी तुम्हें कहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है? 168 एडी यहाँ पर है. यहां तक तो तुम्हें मिल गई फिल इन द ब्लैंक्स. उसके बाद यहां पर नीचे देखो गोल्ड आ गया, तो यहाँ पे भी गोल्ड आ गया. तो याद रखना यहाँ से तुम्हें ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन मिलेगा. ठीक है. मैंने आपको एक क्लू दे दिया ताकि आप परेशान ना हो. टारगेट अपना रखिएगा. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले आप यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. यहां से लेकर यहां तक पढ़ेंगे, आपको 6 नंबर के लिए पढ़ेंगे. और 6 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 6 जवाब देने ट्राई कीजिएगा. क्या ऐसा कर सके आप? फिर जो नीचे लिखा हुआ है डिमांड फॉर द एक्सोटिक फैब्रिक इवेंचुअली, आप वहां से लेकर और ये जो 4 है इसके जवाब आप कहां से तलाश करेंगे? इधर से. देखिए यहां लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ गायब हो गया. लेकिन अब आप देखिए आपके पास कितना ज्यादा डेटा है और कितने छोटे कम जवाबात है. यहाँ पर आपका वक्त सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाला है. और इस वक्त को आप कैसे बचाएंगे? दैट्स द मोस्ट ट्रिकी थिंग इन आइल्स एकेडमिक रीडिंग. सर आप बता दीजिए कैसे बचाएंगे आप? मैंने आपसे कहा गोल्ड, कोई ना कोई देखो सिल्क रोड नजर आ रहा है, सिल्क रोड नजर आ रहा है. ऊपर देखो सिल्क रोड तुम्हें वहां नजर आ रहा है. सिल्क रोड, जी सर सिल्क रोड मिल रही है. तो बस यही से तुम तलाश करना, तुम्हें मिल जाएगा. ठीक है, मैं तुम्हारा वक्त बचा देता हूँ.
देखो ये वाला वर्ड, मैंने हमेशा तुम्हें बोला है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स तुम्हें मिलेंगे, तो तुम्हें ये वाला वर्ड यहाँ पे मिल रहा है, ये वाला वर्ड यहाँ मिल रहा है, इसको पढ़ के तुम जवाब दे, हलवा नहीं बना रहा, खुद ही तलाश करना। फिर आगे चाइना लिखा हुआ है, तो यहाँ चाइनीज लिखा हुआ है, ये वर्ड यहाँ पर भी आ रहा है, देखो स्क्रीनशॉट ले ले, 3 जगह ये वर्ड आया है। फिर आगे कहीं चाइना का वर्ड नजर आ रहा है आपको, चाइना 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 चाइना। और उसके बाद जो आपकी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको यहाँ से और मिलेगी, कौन सी फिल इन द ब्लैंक्स, वो यहाँ पर गायब हुई है, ये वाली देखिए, लिखा है 550, 550 एडी, और यहाँ पर 20th सेंचुरी। तो 550 एडी कहाँ लिखा हुआ है, देखो 550, तो 550 ये रहा, ये आराम से तुम्हें मिल जाएगा। फिर 20th सेंचुरी लिखा हुआ है, तो 20th सेंचुरी से मुराद क्या होता है, ये है 20th सेंचुरी। यहाँ देखो 19th सेंचुरी लिखा हुआ है, 20th सेंचुरी लिखने का तरीका क्या होता है, जब 19 लिखा हुआ है इसका मतलब है दैट्स 20th सेंचुरी, तो दैट्स 20th सेंचुरी। तो मुड़ते हुए जाना है इस वर्ड पर, ठीक है, ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। एक और असाइनमेंट नोट कीजिए इसके बाद वाला, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन करना है, कौन से रिसर्चर ने कौन सी बात कही ये आपको बतानी है, जिस तरह से अभी हमने किया, कौन से रिसर्चर ने कौन सी बात कही आपको पढ़ना है, और ये स्टेटमेंट किसने दिया, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। सर पहले क्या मिलेगा, देखो फ्रेंड, मैं इसकी टेक्निक, बहुत आसान टेक्निक बता रहा हूं, आप दो लोगों की बातों को बहुत इत्मीनान से निकाल लीजिए। यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, टेक्निक समझना, देखो टाइम सेविंग टेक्निक्स होती है। तुमने यहाँ पर देखो नाम किसका लिखा हुआ है, यहाँ नाम लिखा हुआ है इस इंसान का, ये इंसान यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद एपिजेनेटिक प्रोसेस लिखा हुआ है, फिर ट्विन्स आर ग्रेटर, उसके बाद ये बात है, ये सारी बातें तुम्हें यहाँ पर तकरीबन टकरा जाए। अच्छा, तुम फ्रांसिस की बातों को पढ़ना चाहो तो फ्रांसिस की जो बातें हैं वो तुम्हें कहाँ से मिलती है, देखो फ्रांसिस ये रहा, उसके बाद तुम्हें ये इंसान भी मिल गया, ठीक है भाई, यानी कि इन दोनों की बातें आपको यहाँ टकरा जाएंगी। फिर उसके बाद जितनी बातें आपको नहीं मिले वो किसकी बातें होंगी, डैनियल की। डैनियल की बातों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी, तुम ए बी सही लिख दो, बाकी जो बचेगा वो सी की नजर हो जाएगा। ट्राई करना, तुम्हारा देख लेना कितना टाइम सेव होगा। तुम सिर्फ इस पैसेज को, ये जो तुम्हारे सामने इस वक्त, इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना, 1 to 4 और 5 to 9, तुम जवाब दे दोगे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के, सिर्फ तुम्हारा एपिजेनेटिक प्रोसेस रह जाएगा, वो तुम यहां से पढ़ोगे। जब यहां पढ़ रहे होगे तो एपिजेनेटिक प्रोसेस आ जाएगा, देखो यहां पर ही आ गया, ठीक है। और फिर तुम्हारे लिए डैनियल रीड की बातें शुरू कहां से होती है, वो यहां से होती है, इसको तुम्हें पढ़ने की जरूरत पेश ही नहीं आएगी। सर और ये वाली बातें कहाँ से मिलेगी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सबसे पहले मैं अपनी बात का आगाज यहीं से करता है, एपिजेनेटिक्स से, क्योंकि मुझे यहाँ से हो सकता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एपिजेनेटिक्स इज अनकवरिंग जीन अफेक्टेड बाय आर, और बाय आर 10, 11, 12, 13 सारे जवाब यहीं से मिल जाते मुझे, ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता पहले फिल इन द ब्लैंक्स करता, यहाँ पर मुझे एक वर्ड नजर आ रहा है प्रेग्नेंट, और इसके आगे एक और वर्ड नजर आ रहा है रैट, ये मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे वर्ड्स पढ़ लिया करो। तो और फिर देखो यहाँ पर मुझे रैट भी नजर आ गया, और मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख गया। तो अब मैंने कहा बाबा जानी, मैंने यहीं से अपने सवाल का जवाब लेना है, दिस इज दिस शुड बी योर पेपर टेक्निक्स, ये वो टेक्निक्स होती है जो आपको सीखनी है। देखो पैसेज तो डिफरेंट ही आएगा, ये थोड़ी नहीं आएगा यही आ जाए उठाकर, कभी भी नहीं आएगा, अनसीन ही होगा, लेकिन आपके पैसेज को सॉल्व करने का तरीका सर आपको बता रहे हैं कि आपको इस टाइम कैसे सेव करना है, ये आपको रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जो डैनियल रीड की बातें हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी जब आप ए और बी को अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप स्टार्ट इसको लाजमी सॉल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना रिस्पॉन्स जमा कराइएगा। सर हमने सबसे पहले ये पढ़ा, डीएनए की बातें सर पढ़ी, और फॉर एग्जाम्पल वहां लिखा हुआ था, तो सर हमें वहां पे भी फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ नजर आ गया, फॉर एग्जाम्पल
और यहाँ से नहीं तो यहाँ से मिल जाएगा आपको वही। ये इधर से आपको एक वो वाली बात भी मिल रही है जो पीछे ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन थी, ठीक है ना। 4 नंबर 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। मिल गए 5 नंबर, उसके बाद तुम इसको सॉल्व करोगे 5 मिनट में 5 नंबर, और उसके बाद 1 2 3 4 5 तकरीबन 6 नंबर तुम इस पेज से ले लोगे। देखता हूँ मुझे रात में कौन रिस्पॉन्स करता है या सुबह कौन रिस्पॉन्स करता है। अपना वक्त ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन अनदर सेशन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। लिसनिंग का सेशन आपका है इसके बाद, टेक अ शॉर्ट ब्रेक।